इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। अब देखिए हम लोग आज अभी मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में जो हमारे देश में इन्फ्लेशन को अगर देखा जाए, महंगाई का असर जो होता है वो एक्चुअल इसके आधार पर हम लोग देख पाते हैं कि कितना असर पड़ रहा है आम जनता पर या नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, इसका मतलब द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेजर्स द एवरेज चेंजेस इन द प्राइस पेड बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर्स या कस्टमर फॉर अ पर्टिकुलर बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। यहाँ पर क्या है, दोनों चीज, जो भी गुड्स एंड सर्विस के लिए जो भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जितना भी कीमत में बदलाव हुआ है, ये प्राइस बढ़ा है या घटा है, उसके बारे में कौन सा इंडेक्स बताता है, सीपीआई। और उससे एक्चुअल पता चलता है कि ज्यादा कीमत पर जो है वो कंज्यूमर को चीजें प्रोवाइड हो रही हैं या कम कीमत पर प्रोवाइड हो रही हैं, क्योंकि ये एक मेन इंडिकेटर माना गया है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, ठीक है। बिकॉज ऑफ द डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कंज्यूमर, वेरियस टाइप्स ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आर कैलकुलेटेड। बहुत सारे सीपीआई निकाला जाता है, ऐसा नहीं है। और जो सबसे मेन सीपीआई है वो तीन तरीके का है। एक तो निकाला जाता है सीपीआई अर्बन, ठीक है। एक निकाला जाता है सीपीआई रूरल अलग से। इससे क्या पता चलता है भाई कि रूरल एरियाज में कितना कीमत बढ़ा, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में किस तरीके से कीमत बढ़ा या नहीं बढ़ा, जो वहां के लोग उपभोग कर रहे हैं, ठीक है। और अर्बन में किस तरीके से सीपीआई बढ़ा या घटा। और एक निकालते हैं हम लोग सीपीआई कंबाइंड। और सीपीआई कंबाइंड का मतलब क्या हो गया, वो देश का पूरा सीपीआई निकल जाता है, जो कि इस ये कॉन्सेप्ट उर्जित पटेल ने दिया था, ठीक है। तो ये बात हम लोग आगे थोड़ा सा देखेंगे, समझेंगे। तो अगर कोई बोलेगा तो क्या है भाई कि सीपीआई सिर्फ एक सीपीआई से काम नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि अलग अलग तरीके के कंज्यूमर है भाई। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पैसा सबके पास, पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छा है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होता। जैसे स्विट्जरलैंड में अगर देखो लगभग माना जाता है 1-1.5 करोड़ के आसपास लोग वहां पर रहते हैं, 1 करोड़ के आसपास। और वहां पर लगभग हर एक इंसान के पास इंडियन रुपये में बात किया जाए तो 1 से 1.25 करोड़ रुपया उसका पर कैपिटा इनकम है वहां का। तो समझ सकते हो कि इसका मतलब क्या है कि वहां अपने आप में ही एक हम लोग वहां बोल सकते हैं कि सीपीआई एक ही लेवल पर निकालो तो काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर सीपीआई हम लोग अलग अलग लेवल पर निकालते हैं, वर्कर्स के लिए अलग निकालते हैं, ठीक है, कि वर्कर्स का किस तरीके से, क्योंकि वर्कर्स जो कंज्यूम करता है, जो मान लो कि जिसका 1 लाख रुपया तनख्वाह है महीने का और जिसका 20,000 तनख्वाह है, वो दोनों का जो कंजम्पशन पैटर्न होगा दोनों का अलग होगा कि नहीं होगा। तो दोनों का हम लोग अलग अलग आधार निकाल कर चलते हैं। अब इसको देखो कितने सीपीआई इंडेक्सेस निकालते हैं भाई हम अपने देश में, तो उसको हम लोग पहले देखते हैं, फिर इसके ऊपर आएंगे, ठीक है। यहाँ देखो, फिर आएंगे हम लोग, देखो ये वाला ना अभी इसके बाद पढ़ेंगे, ये वाला इसके बाद पढ़ेंगे कि भाई सीपीआई क्यों ज्यादा बेहतर है डब्ल्यूपीआई से। पहले इसको देखो, वेरियस टाइप्स ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्सेस जो निकाले जाते हैं हमारे देश में। अगर बोला जाए भारत में विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निकाले जाते हैं, याद रखना है। पहला भाई इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर अलग से निकाला जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सीपीआई आईडब्ल्यू, इंडस्ट्रियल वर्कर। इंडस्ट्रियल वर्कर का मतलब औद्योगिक श्रमिकों के लिए या मजदूरों के लिए जो निकाला जाता है, पहली बात। दूसरा बात क्या है भाई कि सीपीआई फॉर अर्बन नॉन मैनुअल वर्कर्स, वह क्या है भाई, शहरी गैर मैनुअल कर्मचारी का अलग अलग तरीके से निकाला जाता है भाई, जो मैनुअल वर्किंग नहीं करते हैं। फिर अगर तीसरा देखा जाए सीपीआई फॉर रूरल लेबरर एंड एग्रीकल्चरल लेबरर, देख रहे हो, सीपीआई फॉर रूरल लेबरर की मतलब जो ग्रामीण मजदूर हैं या फिर कृषि मजदूर हैं, उसके लिए अलग से सीपीआई निकाला जाता है कि वो लोग जो उपभोग करते हैं उनका पैटर्न कुछ अलग रहता है। वो लोग ऐसा नहीं कि पिज्जा बर्गर ठूसे जा रहे हैं, वो नहीं ठूसते हैं। वो सब क्या है, बढ़िया से एकदम वो कच्चा अनाज ज्यादा खाते हैं, या फिर बोला जाए ज्वार बाजरा ये सब ज्यादा खाना पसंद करते हैं इन कंपेयर टू जो पिज्जा बर्गर है कि नहीं। जो एक्चुअल में नई कंज्यूमर जो प्राइस इंडेक्स जो आरबीआई फॉलो करके चल रही है या जिससे कैलकुलेट करती है, उसमें आकर देखने को मिलेगा सीपीआई रूरल अलग निकाला जाता है, सीपीआई अर्बन अलग निकाला जाता है, और एक सीपीआई कंबाइंड। सीपीआई कंबाइंड में दोनों को साथ में मतलब दोनों को प्लस करके एवरेज निकाल दिया जाता है, तो उससे क्या निकलता है, हमारे देश का पूरा सीपीआई निकल जाता है। देख रहे हो, तो यहाँ पर क्या रूरल और अर्बन दोनों को कंबाइंड किया जाता है, रूरल और अर्बन को दोनों को कंबाइंड करके जो है सीपीआई के आधार पर मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर कीमत में कितना परिवर्तन हुआ है हमारे देश में, उसको निकाला जाता है। ये ब्रॉडर पिक्चर दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, ये सिर्फ रूरल का पिक्चर दिखा रहा है ग्रामीण क्षेत्र का, ये सिर्फ शहरी क्षेत्र का। ये आपको देखने को मिलेगा रूरल लेबर और एग्रीकल्चर लेबर को खास कर एक है नॉन मैनुअल वर्कर्स,
और उसके बाद सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर। तो ये सब सारे अलग अलग सीपीआई हैं, जिसको आप लोग बोल सकते हैं कि 3 हो गया और एक 4, 5 और एक 6, मतलब टोटल 6 अलग अलग तरीके के जो मेजर इंडिकेटर्स हैं, खास करके सीपीआई इंडिसेस हैं जो हमारे देश में निकाले जाते हैं। याद रखना है इसको, सबसे ज्यादा याद ये रखना है क्योंकि ये अलग से मैं पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है। वैसे सबको पढ़ाऊंगा लेकिन ये ज्यादा याद रखना है क्योंकि जो आरबीआई ज्यादातर इस्तेमाल करती है वो किसका करते हैं, सीपीआई कंबाइंड का, ठीक है। सीपीआई मतलब जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त जो निकाला जाता है शहर और किसका, ग्रामीण क्षेत्र का। अब यहाँ पर हमें समझ में तो आ गया होगा भाई कि भाई आखिरकार सीपीआई क्यों बेस्ट इंडिकेटर है, डब्ल्यूपीआई क्यों नहीं है। तो सबसे पहला कारण क्या बताओगे कि इसमें सर्विस और गुड्स दोनों को साथ में लिया जाता है ना। तो अगर बोला जाए यहाँ पर देखो कुछ हम डिफरेंस बता रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। क्या बोला गया, सीपीआई इज अ बेटर मेजर देन द डब्ल्यूपीआई। क्यों है भाई, क्यों, क्योंकि अगर देखा जाए डब्ल्यूपीआई है वो एक प्रोड्यूसर साइड से बता रहा, उत्पादक के साइड से बताने की कोशिश कर रहा है कि जो उत्पादक है उसका प्राइस बढ़ा या घटा है। लेकिन एक्चुअल में कंज्यूमर ही होता है ना जो भुक्तभोगी जिसको बोलते हैं हम लोग, है कि नहीं, जिसको मतलब सीपीआई जो है कंज्यूमर के आधार पर अगर चीजें निकले तो ज्यादा बेटर है क्योंकि एक्चुअल में कंज्यूमर ही कंजम्पशन पैटर्न को ज्यादा अच्छे तरीके से फॉलो करके चल रहा है। मतलब उपभोग कौन करता है, कंज्यूमर ही तो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला, द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स प्रेजेंट अ बेटर इंडिकेटर ऑफ डिमांड साइड प्रेशर। डिमांड कौन करता है ज्यादातर, कंज्यूमर करता है, हमने पढ़ा है भाई। सप्लाई करता है कौन, प्रोड्यूसर करता है। आपूर्ति कौन करता है, प्रोड्यूसर। और हमेशा डिमांड कौन करेगा, कंज्यूमर। तो अगर कंज्यूमर साइड से देखें, क्योंकि अगर कोई इंडस्ट्री का मालिक भी होगा तो वो एज अ कंज्यूमर हम लोग काउंट कर ले रहे कंज्यूमर में, समझ रहे हो। लेकिन सप्लायर सारा नहीं हो सकता, सारे लोग कंज्यूमर हो सकते हैं लेकिन सारे लोग सप्लायर नहीं हो सकते हैं। इसीलिए हम सारे लोग को ज्यादा तवज्जो देके चलेंगे ना। सारे लोग डिमांड करेंगे, सारे लोग सप्लाई नहीं कर सकते हैं लेकिन सारे लोग डिमांड जरूर करके चलेंगे। और डिमांड ही होता है जिसके वजह से कीमत में जो है ज्यादातर बदलाव देखने को मिलता है, मांग ही होता है। मांग क्या होता है भाई, मांग होता है कि अगर किसी भी वस्तु को खरीद रहे हैं आप, मतलब ठीक है, आप पैसा खर्च कर आप अगर खरीद रहे हैं इसका मतलब मांग उत्पन्न हो रहा है। आपने बोला कि मुझे 5 रुपया का 2 पेंसिल चाहिए, ठीक है, मतलब आपने 10 रुपया खर्चा करा और 10 रुपया खर्चा करके मतलब 10 रुपया खर्चा करा मतलब यू आर कंज्यूमिंग, मतलब आप कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहे हो, आप उपभोग व्यय कर रहे हो। आपने कंज्यूम करने के लिए, पेंसिल को कंज्यूम करने के लिए आपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करा, उपभोग व्यय करा। और उपभोग व्यय की वजह से या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की वजह से क्या क्रिएट हुआ, डिमांड क्रिएट हुआ। और डिमांड साइड को बेहतर तरीके से कौन बताता है, सीपीआई बताता है। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। तो पहला कारण बताओगे कि क्यों सीपीआई, ये इंटरव्यूअर का क्वेश्चन रहता है, बता रहा हूं। ये सब क्वेश्चन ना जो डायरेक्टली पूछ सकता है आपको, क्लैरिटी ऑफ माइंड है कि नहीं, क्लैरिटी ऑफ थॉट है कि नहीं। कोई पूछा भी मांग, मांग साइड ही दर्शा रहा है, कौन दर्शा रहा है, सीपीआई। तो सीपीआई अगर मांग साइड दर्शा रहा है तो भाई सिंपल सी बात है, मांग अगर किसी चीज की जा रही है मतलब कंज्यूम करने के लिए की जा रही है, हाँ या ना। कंज्यूम करने के लिए जो कंज्यूमर खर्चा कर रहा है, जो उपभोक्ता खर्चा कर रहा है, वो क्या, कौन सा खर्चा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, उपभोग व्यय है। और उपभोग व्यय से क्या क्रिएट हो रहा है, डिमांड क्रिएट हो रहा है। मतलब ये पूरा लूप होल चल रहा है कि नहीं। तो ये सब सारी चीजों में कंज्यूमर ज्यादा तवज्जो देकर चलेंगे, जिसकी वजह से हम सीपीआई को बेस्ट इंडिकेटर मानते हैं। और वैसे भी बोलोगे कि कंज्यूमर कभी सप्लाई नहीं करेगा, ज्यादा कंज्यूमर सप्लाई नहीं करेगा। अगर एक इंडस्ट्री का मालिक है वो कंज्यूमर तो हो सकता है, सप्लायर भी हो सकता है, लेकिन हर एक कंज्यूमर सप्लायर नहीं हो सकता है, ठीक है। हर एक प्रोड्यूसर या हर एक सप्लायर कंज्यूमर हो सकता है लेकिन हर एक कंज्यूमर प्रोड्यूसर नहीं हो सकता। क्लियर। दूसरा, दूसरा है द वेटेज ऑफ फूड इन अ सीपीआई इज हायर। जैसे अगर देखो डब्ल्यूपीआई में हायर परसेंटेज किसका था, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट का। मैन्युफैक्चर ना 64 पॉइंट कितना परसेंट, 2%। लेकिन सीपीआई में ज्यादा तवज्जो हमने किसको दिया, खाने पीने चीजों की। अब अधिकतर लोग खाने पीने की चीजों से ही प्रभावित होते हैं। दाल का कीमत बढ़ गया तो हाहाकार मच जाएगा, प्याज का कीमत बढ़ गया हाहाकार मच जाता है। कभी देखो कि भाई मान लो कि उसका क्या बोलते हैं, होंडा सिटी का गाड़ी का अगर दाम बढ़ गया तो लोग धरने प्रदर्शन पर चले गए, चांस ही नहीं। तो बेसिक चीज के लिए, तो इसीलिए यहाँ पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में फूड को ज्यादा वेटेज दिया गया है। दूसरा कारण इसके वजह से हमें सीपीआई को ज्यादा बेस्ट इंडिकेटर मानना चाहिए। तीसरा, तीसरा आप समझ रहे हैं कि जो सीपीआई डब्ल्यूपीआई डज नॉट कैप्चर द
प्राइस ऑफ सर्विस, कि यहाँ पे WPI में सर्विस काउंट नहीं होता लेकिन CPI में सर्विस काउंट हो रहा है। तो ये तीसरा कारण हो गया। CPI इज बेस्ड ऑन द रिटेल प्राइस विच डिपिक्ट्स द ब्रॉडर जो है पिक्चर ऑफ इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। क्या भाई, CPI खुदरे कीमत पर, खुदरा भाई मान लो जैसे एक है कि भाई एक व्यक्ति कि भाई 25 किलो चावल एक बार ले जा रहे हैं, उसको तब भी हम लोग थोक नहीं बोलेंगे, थोक तो बहुत बल्क अमाउंट में लेते हैं, लेकिन जनरली जो कंज्यूमर होते हैं या फिर उपभोक्ता होते हैं वो 5 किलो 10 किलो चावल, 5 किलो आटा, 6 किलो आटा ऐसे खुदरे में लेते हैं। तो खुदरा का प्राइस यहाँ पर ज्यादा तवज्जो दिया जाता है जिसकी वजह से इसको बेस्ट इंडिकेटर माना गया। ऐसा नहीं कि भाई मान लो कि 1000 किलो 1000 केजी का चावल का जो पैकेट है, या मान लो कि वैसे 25 किलो का पैकेट होता है ना, या बोरी कितने का आता है 100 किलो का जो वो आता है, एक बोरी आता है ना, बड़ी वाली बोरी आती है वो 100 किलो की 50 किलो की रहती है जितनी भी है, मान लो 1000 किलो की है, ठीक है। अब अरे मैं तो टोटल बोल रहा हूँ मैं, चलो छोड़ो हटाओ, मान लो 200 किलो का है, ठीक है, ऐसे मान सकते हैं कि नहीं। अब 200 किलो का एक पैकेट है, ठीक है, इसका जो कीमत होगा और जो 1 किलो का कीमत होगा, तो हम लोग इसके आधार पर अगर 200 किलो लेने जाएंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा पर केजी, 1 केजी लेने जाएंगे तो आपको महंगा पड़ेगा पर केजी, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। आप अगर 20 किलो एक बार सेब उठा लो मंडी से तो आपको सस्ता मिल जाएगा अगर पर केजी के हिसाब से वहाँ एवरेज निकालो तो, लेकिन अगर आप 1 ही केजी लेने जाओगे तो पर केजी आपको थोड़ा सा महंगा मिलेगा, 2-4 रुपया। तो यहाँ पर हम लोग ज्यादातर किसको ले रहे हैं, किसको तवज्जो दे रहे हैं, खुदरे कीमत को, जिसके वजह से CPI को बेस्ट इंडिकेटर माना गया। तो 4 कारण मैंने बताया, 4 कारण जिसके वजह से CPI को ज्यादा बेस्ट इंडिकेटर माना गया है इन कंपेयर टू WPI। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो भाई, अब जैसा कि हमने बताया यहाँ पर कि वेरियस टाइप्स ऑफ, भारत में विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है वो उसकी गणना की जाती है। उसमें सबसे जो मूल्य सूचकांक है, सबसे पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई, CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। इंडस्ट्रियल वर्कर्स आप जान रहे भाई, इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो होते हैं, जो फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं, उनका कंजम्पशन पैटर्न अलग होगा, उनका कंजम्पशन पैटर्न अलग होगा, क्योंकि एवरेजली अगर देखा जाए जो इंडस्ट्रियल वर्कर होंगे उनका तनख्वाह हो सकता है कि 20,000 के आसपास या 30,000 के आसपास होगा, हार्डली है बता रहा हूँ। वैसे इसके नीचे भी बहुत सारे लोग हैं, 50% तो 20,000 के नीचे ही काम करने वाले लोग मिलेंगे आपको हमारे देश में, खास कर वो जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाते हैं, जो थोड़ा बहुत मशीन को ठीक ठाक करने जान जाते हैं, उनको थोड़ा सा ज्यादा एक तरीके से मिलता है, लेकिन उनको हम लोग इंडस्ट्रियल वर्कर के कैटेगरी में ही रखेंगे। तो जनरली उनका तनख्वाह बहुत ज्यादा होता नहीं है कि नहीं। तो अगर देखा जाए CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर मेजर्स द चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी बास्केट कंज्यूम्ड बाय किसके द्वारा, इंडस्ट्रियल वर्कर्स। अब ऐसा नहीं कि वो पिज्जा नहीं खाते, लेकिन पिज्जा बहुत ज्यादा नहीं खाते, अब थोड़ा बहुत है तो एक्सेप्शन को छोड़ देंगे, लेकिन बेसिक चीजें क्या क्या खा रहे हैं ये तो सर्वे के थ्रू पता चल ही जाता है भाई कि क्या क्या बेसिक उनके जो भी प्रोडक्ट है या कमोडिटीज हैं जो इंडस्ट्रियल वर्कर कंज्यूम कर रहे हैं या उपभोग कर रहे हैं, उनकी कीमत में कितना बदलाव हुआ है उसको मेजर करने के लिए CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर निकाला जाता है। उससे ये पता चलता है कि भाई अगर उनकी कीमत में बदलाव हुआ है तो क्या इंडस्ट्रियल वर्कर के वेतन में या फिर तनख्वाह में इंक्रीमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, समझ रहे हो। अगर मान लो कि 10% पिछले एक साल में 10% का जो है उछाल आपको देखने को मिलेगा CPI IW में, इसका मतलब क्या है कि जो इंडस्ट्री या इंडस्ट्री के जो मालिक हैं उनको कायदे से क्या करना चाहिए भाई, 10% उनकी सैलरी या 15% सैलरी बढ़ानी चाहिए, तभी तो वो अपने इन्फ्लेशन को काउंट कर पाएंगे। नहीं तो मान लो पहले 100 रुपए ही खर्चा कर रहे थे भाई, 100 रुपया खर्चा कर रहे थे, अब उसकी वैल्यू अगर उनका सैलरी उतना ही है, इसका मतलब उनकी सैलरी अब कितना 90% के बराबर ही हो गया ना, क्योंकि 10% तो वो इन्फ्लेशन में जा रहा है। इसको बारीकी समझो, क्या मैंने बोला, मैंने क्या बोला भाई, अगर अभी 100 रुपया कीमत है, अभी 100 रुपया अगर किसी चीज का मतलब आप ले रहे हो, ठीक है, और आपका तनख्वाह 100 रुपया है, ऐसे कर कर अगर ये 110 रुपया में अब मिलने लगा और आपका भी अभी तनख्वाह कितना है, इसका मतलब क्या है कि 10% कीमत तो बढ़ा है लेकिन आपका सैलरी 0% बढ़ा है, मतलब इसका जो वैल्यू है वो तो 90% के बराबर है। ये जो भी निकाल लो चेंज, एक मैंने अंदाजा बताया आपको कि सैलरी में कोई चेंज नहीं हुआ लेकिन कीमत में परिवर्तन आ गया। तो अगर इन्फ्लेशन के मतलब आधार पर, इसलिए हम बोलते हैं कि भाई जो वेतन है वो बढ़ते रहना चाहिए
ताकि आपका एक तरीके से, जैसे मान लो कहीं पर अगर आपको 6% या फिर मान लो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है कोई भी इन्वेस्टमेंट पर, तो वो आपका इन्वेस्टमेंट कोई काम का है नहीं, क्योंकि इन्फ्लेशन से ज्यादा, महंगाई से ज्यादा अगर आपको रिटर्न आ रहा है, जैसे मान लो इन्फ्लेशन 5% है लेकिन आपका रिटर्न आ रहा है आपके मनी पर 15%, मतलब आप कितना परसेंट लाभ पर हो, मतलब 10%, 10% ही लाभ प्राप्त हो रहा है आपको एक्चुअल में। आपको लग रहा है कि मेरे को कितना 15% मिल रहा है, लेकिन आपको एक्चुअल में कितना मिल रहा है, 10% ही मिल रहा है, क्योंकि वो 5% अब कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन के आपको पता नहीं चलता वो बारीकियों में, लेकिन वो अगर पूरा होलसेल कैलकुलेट करोगे तो वो इन्फ्लेशन में आपका पैसा जा रहा है। इसीलिए यहाँ पर हम लोग ये पता लगा सकते हैं या ये हम लोग एनालाइज कर सकती है गवर्नमेंट कि भाई इंडस्ट्रियल वर्कर की तनख्वाह बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, उसके आधार पर क्या इन्फ्लेशन का क्या स्थिति चल रहा है, और उसके हिसाब से कभी कभी स्ट्राइक भी करती है ये लोग करते हैं ना, ये लोग क्या करते हैं, स्ट्राइक पर उतर जाते हैं कि नहीं भाई महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गया, हमारी आप तनख्वाह बढ़ाओ, नहीं बढ़ाओगे तो हम काम नहीं करेंगे। समझ रहे हो? तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये किसके द्वारा कंपाइल्ड और रिलीज किया जाता है, ये सबसे बड़ी बात है, किसके द्वारा भाई, द लेबर ब्यूरो। देखो लेबर ब्यूरो का जो हेड क्वार्टर है वो कहां पर मिलेगा आपको, शिमला, हिमाचल, ठीक है। तो आपको शिमला जो है वो एक तरीके से लेबर ब्यूरो का क्या है, हेड क्वार्टर है, ठीक है, जो कि किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, और वो मंथली बेसिस पर एक तरीके से रिपोर्ट को या फिर सीपीआई आईडब्ल्यू को रिलीज करती है। आ गई बात समझ में? इसमें जो बेस ईयर माना गया है वो 2016 को बेस ईयर माना गया है, याद रखना। सीपीआई आईडब्ल्यू का बेस ईयर कब माना गया भाई, 2016 के आधार से निकाला जाता है, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर द वेज इंडेक्शन, अभी मैंने बताया ना, वेज की पता लगाने की भाई, जो वेज है मजदूरी है वो कितना एक तरीके से लग रहा है या नहीं लग रहा है, मतलब इसका उपयोग सरकार और संगठित क्षेत्र में मजदूरी सूचकांक के लिए किया जाता है कि आखिरकार मजदूरी सूचकांक, मजदूर का मजदूरी जो है वो बढ़ा है या घटा है कीमत के आधार पर, समझ रहे हो? तो उसे एनालाइज करना, उसे परखना आसान हो जाता है, जो कि अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में यहाँ तक? आगे देखो भाई, नेक्स्ट दूसरा अगर देखा जाए, सीपीआई फॉर अर्बन नॉन मैनुअल इंप्लॉइज, शहरी गैर मैनुअल जो कर्मचारी के लिए क्या है भाई, सीपीआई फॉर अर्बन जो नॉन मैनुअल एम्प्लॉइज जो यूएनएमई है, मेजर्स द चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी बास्केट कंज्यूम्ड बाय द नॉन मैनुअल एम्प्लॉइज लाइक अ ऑफिस गोयर। मतलब कौन होते हैं भाई, जो बैंक में काम कर रहे हैं, जो ये क्या बोलते हैं हम लोग, कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं, जो ऑफिस में जाके काम कर रहे हैं। एक होता है मैनुअल वर्कर, जैसे कि आपको बिल्डिंग वगैरह बना रहे हैं वो लेबर के अंदर, या फिर जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो लेबर हो गए, वो मैनुअल वर्कर होता है, ठीक है। या जो सेफ्टी टैंक को सफाई कर रहे हैं वो सब सारे क्या होते हैं, मैनुअल वर्कर। लेकिन जो ऑफिस में जा रहे हैं, जो ऑफिशियल्स होते हैं, या जो नौकरी वगैरह कर रहे हैं बढ़िया से, एसी वाले कमरे में जाकर पढ़ा रहे या पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, पढ़ रहे हैं नहीं सॉरी, काम कर रहे हैं, या फिर जो हमारे जैसे टीचर जो पढ़ा रहे हैं, चाहे सरकारी विद्यालय में क्यों ना पढ़ा रहे हो, ठीक है। तो वो एक तरीके जितने भी उनके कि भाई उनका कंजम्पशन, तो उनका कंजम्पशन पैटर्न अलग होगा कि नहीं अलग होगा, अब उनका तो एक प्रॉपर तनख्वाह आ रहा है ना भाई, तो उनका एक तरीके से उपभोग का पैटर्न आपको अलग देखने को मिलेगा। तो नाउ इट हैज बीन डिसकंटिन्यूड, लेकिन अब इसे एक तरीके से जारी नहीं किया जाता है, मुझे पता नहीं क्यों नहीं कि भाई ये क्यों बंद किया, इसे तो जारी रखना चाहिए ना। इसे ये पता चलता है कि खास करके मिडिल क्लास लोगों की हालत क्या है। इसमें लगभग आपको कौन देखने को मिलेगा, मिडिल क्लास देखने को मिलेंगे कि नहीं, इसको गायब कर दिया। अब सोचो इसको गायब ही कर दिया, तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि पहले निकाला जाता था, अब इसको गायब कर दिया, डिसकंटिन्यू। ये किसके द्वारा कंपाइल किया जाता था भाई, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, मतलब सीएसओ हमने बताया था, और एनएसएसओ दोनों को कंपाइल करके क्या बनाया गया, एनएसओ। तो ये जो सीएसओ है वो डेटा एक तरीके से कैलकुलेट करता था, इसका कंपाइल करता था, किस मिनिस्ट्री के अंदर, मॉस्पी के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। याद रखना किसके बेसिस पर, मंथली। सीपीआई जो भी निकाला जाता है वो हमेशा मंथली बेसिस पर निकाला जाता है, तो इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। तो एक आ सकता है कि कौन से सीपीआई इंडेक्स को जो पहले निकाला जाता था उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया, तो ये भी याद रखना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाओ भाई, सीपीआई फॉर रूरल लेबरर्स, सीपीआई कितना है फॉर रूरल लेबरर्स। अब देखो यहाँ पर रूरल लेबरर्स में क्या क्या आएंगे भाई, और एग्रीकल्चरल लेबरर में, इसको पकड़िएगा तो मार दी,
देखिए अब यहाँ पर क्या बोला गया, सीपीआई फॉर रूरल लेबरर्स और एग्रीकल्चरल लेबर। खास करके यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर रूरल में कोई लेबर का काम करेगा तो लगभग समय आपको देखने को मिलेगा या तो कहीं पर मनरेगा में काम चल रहा है, या फिर कहीं पर डैम बन रहा है, कहीं पर कुछ थोड़ा बहुत काम हो रहा है, रोड वोड का, ब्रिज का काम हो रहा है, तो उसमें लगे पड़े हैं, या फिर वो ज्यादातर खेती करते हुए देखने मिलेंगे, खेती में इन्वॉल्व रहेंगे। तो उनके बास्केट में उनका भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है भाई, कमोडिटी है कि वो लोग क्या एक तरीके से कंज्यूम करते हैं, एनालिसिस करके किया जाता है, और उनके जो बास्केट ऑफ गुड्स हैं या सर्विस है उनमें कितना एक तरीके से आपको चेंज होता हुआ देखने को मिलेगा। उसको जो मेजर करता है वो क्या, सीपीआई, एएल और आरएल। ठीक है, इट इज कंपाइल्ड और रिलीज किसके द्वारा, लेबर ब्यूरो, किसके, शिमला, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर मंथली बेसिस पर किया जाता है। बेस ईयर जो रखा गया उसका देखो और हालत खराब है, देख रहे हो, एग्रीकल्चर को सरकार बोल रही कि हम बढ़ाएंगे, लेकिन बेस ईयर 1986 1980 उनका ये मानना है कि जो वो 1986 और 1987 में जिस तरीके से उपभोग कर रहे होंगे वही पैटर्न आज भी चल रहा होगा, जबकि इतना चेंज आ जाने के बावजूद भी। जबकि यहाँ पर अगर देखने को मिलेगा कि ये खास करके इसीलिए बेस रखा गया है क्योंकि देखो 1965 और 1975 में ग्रीन रेवोल्यूशन का प्रभाव देखने को मिलेगा भाई, है कि नहीं, हरित क्रांति आई थी, और उसके बाद जो है उसके बाद का जो है वो एक तरीके से बेस ईयर मान के हम लोग चल रहे हैं। इसका मतलब सरकार ये मान के चल रही है कि हमने कोई बड़ा चेंजेस किया ही नहीं है, जिसके आधार पर हम एक तरीके से सीपीआई को, लेकिन ये भी बता रहा है कि भाई बहुत लंबे समय मतलब 1986 1987 के आधार पर अगर कीमत में परिवर्तन माप रहे हैं इसका मतलब बहुत ज्यादा कीमत में परिवर्तन हुआ होगा, तो इसका मतलब हमेशा लार्जर पिक्चर दिखाएगा, तो वो भी अच्छी बात नहीं है। तो दोनों तरीके से एक तरीके से इसमें चेंजेस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए वो आपके हाथ में है भाई, है कि नहीं, सरकार के हाथ में। इट इज यूज टू रिवाइजिंग अ मिनिमम वेज फॉर एग्रीकल्चर लेबर इन डिफरेंट स्टेट्स। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है कि क्या वेजेस रेट रखने चाहिए अलग अलग स्टेट्स में, और मजदूरी दर क्या होनी चाहिए जो एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, या फिर जो एक तरीके से रूरल लेबरर्स हैं उनके वेजेस में कितना परिवर्तन होना चाहिए। इसलिए देखो आज भी बहुत कम पैसा जो है वो एक तरीके से मनरेगा में भी मिलता है, मनरेगा में बहुत ज्यादा पैसा नहीं मिलता है, कितना लगभग उसका शायद 300 या 400 ही तिहाड़ी है, उससे कमी है, उसी के आसपास है। और जबकि यहाँ पर देखो कोई अगर बिल्डिंग बनाने वाला वर्कर से को 700 रुपये लेगा दिन का, अगर एक दिन 8 घंटे काम करेगा तो 700 से 800 रुपये लेता है अगर बिल्डिंग बनाने वाला वर्कर से, तो अर्बन एरियाज में खास करके, लेकिन वहां पर जस्ट उसका आधा है, देख रहे हो, रूरल एरियाज में। तो ये बात है जो हम समझकर चल सकते हैं। ठीक है, चलिए न्यू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है इसमें हम लोग दोनों अर्बन और रूरल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये एक नया तरीका है जिसको हम लोग एक तरीके से फॉलो करके चलेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिर हम लोग ये पढ़ेंगे, सीपीआई पढ़ेंगे, उसके बाद डिफ्लेशन क्या होता है वो पढ़ेंगे, डिसफ्लेशन होता है वो क्या होता है वो पढ़ेंगे, उसके बाद रिफ्लेशन होता है वो पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आपको देखने को मिलेगा कोर इन्फ्लेशन क्या होता है। इन सब सारे टर्म्स को हम लोग एक एक कर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।